यह रात तुम्हारे लिए इतनी दर्दनाक बना दूंगा कि तुम हर पल मौत की दुआ करोगी। मगर कबीर खान तुम्हें मरने भी नहीं देगा। ये शब्द अचानक उसके कानों में गूंज उठे। उसी क्षण उसे अपने उस शरारती और घमंडी बयान पर गहरा पछतावा हुआ जब उसने कभी ऊंची आवाज में कह दिया था कि वह कबीर खान पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ना जाने वह खुद को क्या समझता है, लेकिन आज सच्चाई ये थी कि वही उसके लिए सेज सजाए बैठी थी। अंधेरे कमरे में जलती मंद रोशनी भी डर को छुपा नहीं पा रही थी। हवा में एक अनकहा भय तैर रहा था। बिस्तर पर बिखरे लाल गुलाब अब प्रेम नहीं, बेबसी की गंध फैला रही थी। सबा का नाजुक कमजोर शरीर हल्के सुनहरे गाउन में सिमटा कांप रहा था। आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, मगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। थरथराते होठों से सिसकियां निकल रही थी, पर सुनने की फुर्सत किसी को नहीं थी। कमरे में कदम रखते ही कबीर ने बिना रुके अपनी शेरवानी उतारकर एक और उछाल दी और शर्ट की आस्तीनें मोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। सामने खड़ी 18 साल की मासूम लड़की भय से जड़ बनी हुई थी। कबीर उसके पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। मिट्टी से सने जूते पहने अपने पांव उसकी गोद में रख दिए और गर्दन के पीछे दोनों हाथ टिकाकर अकड़ भरी अंगड़ाई लेते हुए बोला, तो मैडम अभी क्या कह रही थी आप? वो डर गई थी जब उसने कहा कि मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जूता निकालो। कबीर की तेज पकड़ और घुरन के सामने सबा हार गई। मजबूरी में उसे उसके जूते उतारकर एक तरफ रखने पड़े। इसके बाद कबीर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, जानती हो पुराने जमाने में बीवियां सुहागरात से पहले क्या करती थी? वे अपने पति के पांव धोकर उसका पानी पीती थी। जाओ, आज मैं तुमसे यही रस्म पूरी करवाना चाहता हूँ। ये बातें सुनते ही सबा का जी मिचलाने लगा। घबराहट से उसकी आंखें भर आई और वह कांपती आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कबीर ठहाका लगाकर बोला, अच्छा ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर उसने एक झटके से उसके वजूद पर लिपटे दुपट्टे को अलग कर दिया। धीरे धीरे वह उसके कपड़ों को खींचकर उसके तन से अलग करने की कोशिश करने लगा। खींचतान के कारण कपड़े कई जगह से फट चुके थे। डर से सिमटी हुई वह गिड़गिड़ाती आवाज में बोली, कबीर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके शब्द कांप रहे थे, सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन कबीर के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आया। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अचानक उसने एक झटके से सबा की पतली कलाई पकड़ ली और बेरहमी से उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वह संभल भी नहीं पाई थी कि बिस्तर पर जा गिरी। तंज भरी हंसी के साथ कबीर बोला, बहुत शौक था ना सुहागरात मनाने का? खूब सपने देखे थे ना? आज मैं तुम्हें वो सब करके दिखाता हूँ जिसका तुम्हें इतना इंतजार था। उसके शब्दों में जहर घुला था। सुहागरात मनाने की कितनी जल्दी थी, वह भी इतनी कम उम्र में। आज मैं तुम्हारे सारे शौक ब्याज सहित पूरे करूंगा। जैसे जैसे वह उसे कपड़ों से आजाद करने की कोशिश करता गया, घबराई हुई सबा बिस्तर के दूसरे सिरे की ओर खिसकती चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पांव सुन पड़ते जा रहे थे। तभी उसने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा इतना पास था कि कबीर की तेज सांसें वह साफ साफ महसूस कर रही थी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द का गुस्सा क्या होता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जब इज्जत पर सवाल उठता है तो कैसा दर्द होता है। कबीर की पकड़ और ज्यादा सख्त हो गई थी, जिससे सबा का पूरा वजूद कांप उठा। नहीं प्लीज, उसकी आवाज अब सिर्फ एक दबी हुई आहट बनकर रह गई थी। मगर कबीर के दिल पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने झुककर सबा का चेहरा अपने हाथों में दबोच लिया। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि सबा की रूह तक कांप गई। अब मैं तुम्हें वह बनाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कबीर के होंठ उसके करीब आए और अगले ही पल उसके होठों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ कबीर के होठ उसकी चीखों को दबाए हुए थे और दूसरी तरफ उसके हाथ उसके नाजुक वजूद पर अपनी गिरफ्त बढ़ा रहे थे। बिस्तर की चादर जो पहले पूरी सफेद थी अब रंगीन हो चुकी थी। ये इस बात की गवाही दे रही थी कि किसी की रूह को बुरी तरह कुचलना क्या है, किसी की मासूमियत मिटा दी गई है। सबा का कमजोर वजूद थकान और दर्द से कांप रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और पूरे वजूद पर चोट के निशान कहानी सुना रहे थे। वह रात कितनी भयानक गुजरी थी। बस प्लीज बस करो, मुझ पर रहम करो, वो सिसकते हुए गिड़गिड़ा रही थी। मगर कबीर खान के चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। जब तुम
जबान चलाती थी, तब ये नहीं सोचा कि तुम्हें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। कबीर का लहजा जहरीला था, उसकी आंखों में नफरत थी, एक अजीब सा पागलपन था, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोया हो। सबा की आंखों में आंसुओं के साथ बेबसी झलक रही थी। मैं मर जाऊंगी, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, मेरी सांस रुक जाएगी। कहाँ वो 18 साल की नाजुक लड़की और कहाँ 28 साल का कबीर खान। मगर कबीर की पकड़ और मजबूत हो गई। नहीं, अभी मरने का समय नहीं आया, अभी तो सजा बाकी है। उसकी आवाज में बदले की आग थी, जैसे वह सबा से हर शब्द और हर बात का हिसाब चुकाना चाहता हो। सबा की सिसकियां धीमी हो रही थी और उसका वजूद ठंडा पड़ रहा था। वो अर्ध बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका दिमाग सुन्न हो रहा था और हर चीज धुंधली लग रही थी। आखिरी बार जब कबीर ने एक झटका दिया तो सबा के होठ कांपे। कांपते होठों से सिर्फ एक बात निकाल सकी, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि जितनी आपने मुझे सजा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कबीर खान। कबीर ने एक सेकंड के लिए अपनी पकड़ ढीली की। उसके दिल को जैसे झटका लगा हो। वो अचानक शांत हो गया। उसके कानों में कोई पुरानी आवाज गूंजने लगी। कोई पागल औरत होगी जो इस कबीर से शादी करेगी। मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो और उसकी गूंज हमेशा के लिए अंदर कैद हो गई हो। यही शब्द थे जिनकी वजह से कबीर का गुस्सा एक बार फिर पहले से भी ज्यादा भड़क उठा। सबा ने कुछ दिन पहले हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए उसकी छोटी बहन के सामने यही बातें कही थी। उसने सबा के बेजान कमजोर वजूद पर नजर डाली जो बेहोश था। उसकी पलकें हल्के से कांप रही थी और होठों पर दर्द की दबी हुई आवाज अब भी ठहरी हुई थी। मगर कबीर खान ने खुद को पत्थर बना लिया था। उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और हठ थामे रहा। ये सजा थी, हाँ, उसके लिए ये सजा ही थी और उसके वहशी मन ने मान लिया था कि वह सजा दे चुका है। सबा का बेजान सा पड़ा वजूद इस बात का गवाह था। उसकी रूह को बुरी तरह रोन दिया गया था। वह पूरी तरह बेहोश, बेसुध और टूटी हुई थी। लेकिन कबीर के पागलपन ने उसकी बेहोशी की भी परवाह नहीं की। पूरी रात वह अपनी नफरत और बदले की आग में अंधा होकर उसे यातनाएं देता रहा। जब उसके हिंसक जज्बात आखिरकार थक कर शांत हुए तो वह ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मानो सब कुछ उसके लिए बस एक बीता हुआ पल भर हो। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में आई तो चारों तरफ सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही थी। गुलाबों की खुशबू अब संढ़ात में बदल चुकी थी। सबा ने आंखें खोली तो उसके पूरे वजूद में एक तेज टीस उठी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ मरोड़ दी हो। दर्द से उसके मुंह से कराह निकल गई। कमर और पेट में ऐसा असहनीय दर्द था मानो किसी ने उसे बेरहमी से रोन डाला हो। वह अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर हर मूवमेंट पर दर्द की तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती। आंखें आंसुओं से भरी थी और होठों पर घबराहट थी। उसे वह रात, वह दरिंदा शख्स और वह बदला साफ साफ याद आ रहा था। तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज पड़ी, उठो। डर से उसने आंखें खोली तो सामने कबीर खान खड़ा था, जिसकी नजरें अब भी उतनी ही खौफनाक थी। उसने एक झटके से सबा को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया, इतनी तेजी से कि उसकी सांसें घुटने लगी। ये तुम्हारी सजा थी, समझी? मैंने तुम्हें ऐसे ही कुचलना था, तुम्हें रोंद कर सुकून पाना था। कबीर का लहजा जहर से भरा हुआ था। सबा ने हैरानी और दर्द से उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतनी बुरी थी? उसका लहजा बुरी तरह कांप रहा था। कबीर ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था? तुम्हें कबीर खान से नफरत थी, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। अब देखो तुम्हारी जिंदगी खुद एक मजाक बन चुकी है। सबा की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं आज भी यही कहूंगी कि कबीर खान पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इस आदमी की असली सच्चाई मैंने कल रात देख ली है। ये किसी भी औरत के काबिल नहीं है। उसकी बात अनसुनी करते हुए कबीर ने एक झटके से उसे बिस्तर से नीचे धकेल दिया। सबा की तकलीफ भरी चीख कमरे में गूंज उठी। निकल जाओ मेरे घर से। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। बाहर निकल जाओ यहाँ से, ना मैं तुम्हें अपनाऊंगा और ना किसी और का होने दूंगा, कबीर ने नफरत से कहा और तुरंत दरवाजा खोल दिया।
सबा ने टूटे हुए वजूद के साथ उसकी तरफ देखा। आंखों में अविश्वास था, दिल में दर्द और मन में सबसे बड़ा डर कि वह अब कहाँ जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहन्नुम में जाओ, मगर इस घर में एक पल भी और रहने की जरूरत नहीं है। और अगले ही पल उसने सबा को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। वह नाजुक वजूद जो पूरी रात दर्द सह चुका था, अब फर्श पर पड़ा था। कबीर ने दरवाजा बंद कर दिया, बिना ये सोचे कि वह एक गांव की लड़की है, इस शहर में अनजान थी और इस हालत में कहां जाएगी। सड़क पर चलते लोग बार बार मुड़कर देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ दबी आवाज में बातें कर रहे थे। ये कौन है? दुल्हन है शायद, घर से निकाल दी गई है। किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो, मगर सबा को किसी की परवाह नहीं थी। वह बस चलती जा रही थी जैसे उसकी कोई मंजिल ही ना हो, जैसे वह जिंदगी से बेखबर हो। कबीर, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं तो तुम्हारी अपनी थी, सगे चाचा की बेटी थी, मगर तुमने मुझे सड़क पर ला फेंका। उसके कानों में कबीर की जहरीली बातें गूंज रही थी। दफा हो जाओ मेरे घर से, ना मैं तुम्हें अपनाऊंगा ना किसी और का होने दूंगा। आंखों से आंसू टपककर उसके जलते होठों पर गिर पड़े। उसने कदम बढ़ाया, सड़क पार करनी चाहिए, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी, यू टर्न लेकर आती गाड़ी से टकरा गई। वह हवा में उछली और सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। ड्राइविंग सीट पर एक लड़का बैठा था, मुश्किल से 20 साल का। अचानक गाड़ी के जोरदार झटके से वह घबरा गया। उसने फौरन ब्रेक मारी और हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया। शिट! वह तेजी से सबा की तरफ भागा। जमीन पर पड़ी सबा बेहोश थी। उसके चेहरे पर चोट के हल्के हल्के निशान थे, मगर उसकी खूबसूरती देखकर वह लड़का पल भर के लिए ठिठक गया। उसका दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया हो। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। मगर सबा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। ओ गॉड, मैंने इसे मार तो नहीं दिया? वह घबराकर बुदबुदाया। वह वही जमीन पर बैठ गया और कांपते हाथों से सबा के चेहरे को छुआ। हेलो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन सबा की आंखें बंद ही रही। उसने आसपास नजर दौड़ाई। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। अबे यार, ये तो गई काम से, किसी राहगीर ने दबी आवाज में कहा। बकवास बंद कर, लड़के ने गुस्से में कहा और झटके से सबा को अपनी बाहों में उठा लिया। उस लड़की में एक अजीब सा आकर्षण था, कुछ ऐसा कि वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ, उसने खुद से कहा, मगर अगले ही पल रुक गया। नहीं, अस्पताल ले गया तो पुलिस केस बन जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। वह सबा को बाहों में भरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके हाथों में सबा का वजूद किसी नाजुक गुड़िया की तरह था। रेहान ने सबा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी। वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस एक अनजाना सा एहसास था कि ये लड़की जो अभी तक बेहोश पड़ी थी, कोई आम लड़की नहीं थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने जल्दी से गाड़ी रोकी और सबा को बाहों में उठाकर अंदर दाखिल हुआ। अरे, ये किसको उठा लाए हो तुम? नसीरा बेगम की घबराई हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वह अभी कुछ देर पहले आराम से बैठी चाय पी रही थी, मगर अपने बेटे को एक बेहोश लड़की को उठाए देखकर एकदम से हैरान और परेशान हो गई। अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, रेहान ने घबराकर कहा। मगर नसीरा बेगम जब बेटे को उस जवान लड़की के साथ देख रही थी और हालात की नजाकत को अच्छी तरह समझती थी, फौरन तेज नजरों से बेटे को घूरते हुए बोली, क्या किया है तूने इस लड़की के साथ? मुझे सच सच बता। क्या इसीलिए तुझे लाखों रुपए से भरा कार्ड दिया है कि तू ऐसी लड़कियों के साथ रातें गुजारता फिरे और जब हालात बिगड़ जाएं तो उन्हें उठाकर घर ले आए? तुझे शर्म नहीं आई? वह रुकी नहीं। अरे बता तो सही, कितने में खरीदी है ये लड़की? नसीरा बेगम हमेशा की तरह जल्दी जल्दी अपने डर और शक जाहिर करने लगी। रेहान ने सबा को बिस्तर पर आराम से लिटाया, फिर पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी प्यारी अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ कर लिया करें। क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ लग रहा हूँ कि हर वक्त लड़कियों के साथ ही घूमता फिरूं? कभी कभी तो मुझे सच में लगता है कि आप मेरी असली माँ ही नहीं हैं। ये सुनते ही नसीरा बेगम भी चेंप गई।
अच्छा अच्छा, गुस्सा मत कर, बता तो सही कौन है ये लड़की, उन्होंने नरम पड़ते हुए कहा। मजबूरी में रिहान को पूरी घटना विस्तार से अपनी माँ को बतानी पड़ी। सब सुनने के बाद नसीरा बेगम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे तो लगता है इसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है और फिर इसे छोड़ दिया। देख तो सही, दुल्हन बनी ये लड़की कितनी प्यारी लग रही है और उम्र भी बहुत कम दिखती है। वह चाय के घुट जल्दी जल्दी गले से नीचे उतारती जा रही थी और बीच बीच में टकटकी लगाकर सबा को भी देख रही थी। फिर नसीरा बेगम ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। कुछ घंटे गुजर चुके थे। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। डॉक्टर ने सबा की पूरी तरह जांच की, उसकी नब्ज देखी, आंखों की रिएक्शन परखी और आखिरकार इत्मीनान से सिर हिलाया और कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नसीरा बेगम की जान में जान आई, मगर राहत पूरी नहीं मिली। डॉक्टर ने आगे बताया, हाँ, लड़की गहरे सदमे में है, शरीर भी बहुत कमजोर है, इसे आराम की जरूरत है। ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए। दवाइयां लिखकर डॉक्टर चला गया, लेकिन उसके जाते ही बेचैनी फिर लौट आई। नसीरा बेगम बार बार सबा के चेहरे की तरफ देख रही थी। बेटा, जब ये होश में आएगी तो ना जाने क्या करेगी, क्या कहेगी, मुझे तो डर लग रहा है। हमें जल्दी से इसके घर वालों को खबर देनी चाहिए। रिहान कुर्सी पर धीरे से बैठा था। हाँ मम्मी, खबर जरूर देंगे, मगर पहले देख तो लें कि ये होश में आकर क्या कहती है। और वैसे भी अगर आपके पास कोई जादुई कबूतर है तो आप फौरन इसके घर वालों को बता दीजिए। अगले ही पल नसीरा बेगम का सबर टूट गया। उन्होंने झट से पैर से जूता उतारा और सीधा रिहान के कमर पर दे मारा। बकवास बंद कर। रिहान दर्द से करा उठा, मगर मुस्कुरा भी रहा था। वह बचपन से ही शरारती और मुंह फट था और नसीरा बेगम भी कम नहीं थी। माँ बेटे का ये तकरार भरा रिश्ता उनके घर की रोजमर्रा की कहानी बन चुका था। नसीरा बेगम ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उनकी पहली शादी रिहान के बाप से हुई थी। वह एक सख्त, बदजुबान और हाथ उठाने वाला आदमी था। वे हर वक्त ताने देता, छोटी छोटी बातों पर जिल्लत करता और अक्सर मारपीट भी करता था। शुरुआत में नसीरा बेगम ने सब कुछ चुपचाप सहा। समाज, बदनामी और बच्चे के भविष्य का डर उन्हें चुप रखता रहा। मगर जब रेहान 10 साल का हुआ और जुल्म सहते सहते उनका दम घुटने लगा तो उन्होंने चुप्पी तोड़ दी। अब वह अपने शोहर के सामने खुलकर बोलने लगी। झगड़े बढ़ने लगे, बात बात पर चीख पुकार होने लगी। हालत ये हो गई कि जब भी दोनों में लड़ाई होती पूरा गांव उनकी आवाजें सुनता था। फिर एक दिन अचानक उनका शोहर गुजर गया। कुछ लोगों ने इसे किस्मत कहा, किसने बद्दुआ। नसीरा बेगम ने इसे आजादी समझा। बची हुई जिंदगी बेटे के साथ तन्हाई में गुजारने की बजाय उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपनी और अपने बेटे की जिंदगी फिर से संवारेगी। उन्होंने रिश्तेदारों को साफ साफ बता दिया था कि अगर कोई अच्छा और अमीर आदमी उन्हें उनके बेटे के साथ अपनाना चाहे तो वह तैयार है। वक्त के साथ नसीरा बेगम तेज, समझदार और हालात को पहचानने वाली औरत बन चुकी थी। वह कभी किसी को गलत सलाह नहीं देती थी, मगर अपने और अपने बेटे की खुशी के मामले में वह अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करती थी। इसी दौरान 70 साल के एक बूढ़े आदमी का रिश्ता 30 साल की नसीरा के लिए आया। वह बहुत अमीर था, इसलिए उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। 5 साल भी नहीं गुजरे थे कि वह शख्स इस दुनिया से चला गया। उसके बाद उसकी सारी जायदाद, पैसा और रुतबा नसीरा बेगम और रिहान के हिस्से में आ गया। इस तरह दोनों अमीर तो हो गए, मगर उनका रहन सहन और बर्ताव अब भी वही गांव वाला ही था। इतने बड़े महल जैसे घर में रहते हुए भी जब कोई उनसे बात करता तो उनके लहजे से झलकता देहातीपन और कभी कभी बदतमीजी भरा रवैया देखकर लोग अक्सर हैरान रह जाते थे। इधर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सबा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। वह दर्द से करहाती हुई धीरे धीरे होश में आई। आंखें खुलते ही उसने सामने दिख रही छत को लगातार घूरना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जगह, ये दीवारें और कमरे का पूरा माहौल उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उसने हिलने की कोशिश की, मगर पूरे वजूद में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, वह आखिर यहाँ कहाँ आ गई है,
कमरा एकदम खाली और शांत था। वह पूरी तरह अकेली थी। डर ने उसे जकड़ लिया। अम्मी, उसके कांपते होठों से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। अम्मी प्लीज जल्दी जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बंद कमरे में खुद को बेबस और अकेला पाकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर वह नहीं जानती थी कि बाहर कोई था जो उसकी इस बेबसी को साफ साफ सुन रहा था। होश में आते ही उसकी पलकें फिर भारीपन के साथ खुली। आंखों के आसपास सूजन थी और पूरा शरीर जैसे चोटों से चूर चूर हो चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें टंगी थी और छत पर लगा पंखा बहुत धीमी गति से घूम रहा था। वह कहाँ थी? ये जगह आखिर कौन सी थी? उसका दिमाग धुंधला हो रहा था। मगर जैसे ही उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, बीती हुई यादें तेज बवंडर की तरह उसके जहन में उतर आई। गांव की हवेली, बड़ा सा आंगन, ऊंची ऊंची दीवारें। वह अपनी हवेली को साफ देख पा रही थी, जहां वह पैदा हुई, पली बड़ी, जहां उसे माँ बाप का प्यार मिला, जहां उसके चाचा चाची ने भी हमेशा उसे स्नेह दिया। मगर उसी हवेली में एक ऐसा शख्स भी था जिसे वह कभी समझ नहीं पाई थी, कबीर खान। कबीर बचपन से ही सख्त स्वभाव का था। उसके चेहरे पर हर वक्त गंभीरता छाई रहती थी और उसकी आंखों में ऐसा दबदबा था कि हवेली के लोग उससे डरते थे। वह बहुत कम बोलता था और जब भी बोलता तो सिर्फ अपना रोब जमाने के लिए। सबा के लिए वह हमेशा एक पहेली रहा, एक ऐसा इंसान जो हर वक्त गुस्से में रहता, हर बात पर जिद करता और सबसे बढ़कर उसे बिल्कुल नापसंद करता था। वह अक्सर उसे आंखें दिखाता, मगर सबा भी किसी से कम नहीं थी। वह चंचल थी, शरारती थी और हर हाल में खुश रहने वाली। कबीर जितना चुप रहता, वह उतनी ही ज्यादा बोलती। वह अक्सर कबीर की बहन के साथ मिलकर उसकी बुराई किया करती थी। कबीर को अपनी बहन की ये बेपरवाही पसंद नहीं थी और सबा की शरारतों से तो उसे वैसे ही सख्त नफरत थी। वह हमेशा अपना कमरा बंद रखता था, यहाँ तक कि नौकरों को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ उसकी माँ ही कभी कभी उसके कमरे में जाकर सफाई किया करती थी। सबा के दिल में हमेशा एक अजीब सी उत्सुकता बनी रहती थी कि किसी तरह वह जाकर देखे कि आखिर इस रहस्यमय शख्स के कमरे में ऐसा क्या है जो वह हर वक्त उसे बंद रखता है, और ऐसे कौन से राज हैं जो उसने अंदर छुपा रखे हैं। लेकिन हर बार कमरा पूरी तरह से बंद ही मिलता था। कबीर एक हफ्ते बाद हवेली वापस लौटा था, मगर इस बात से सबा पूरी तरह अनजान थी कि वह आ चुका है। वह आंगन में लगी खूबसूरत फूलों की क्यारियां ठीक कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर कबीर के कमरे की खिड़की पर पड़ी। वह खुली हुई थी। अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उसे लगा आज रात शायद कबीर वापस आने वाला है और यकीनन ताई जी उसके कमरे की सफाई कर रही होगी। यही सोचते हुए उसके भीतर की शरारत जाग उठी और वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां कबीर का कमरा था। उसने हल्के से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बिना आवाज के धीरे धीरे खुल गया। अंदर कदम रखते ही वह हैरान रह गई। कमरा बेहद सलीके से सजा हुआ था, हर चीज अपनी जगह, कहीं धूल का नामो निशान नहीं। दीवारों पर अलग अलग तरह के हथियार सजाए गए थे। एक बड़ी अलमारी किताबों से भरी हुई थी और बिस्तर पर गहरे काले रंग की चादर बिछी थी। वह धड़ाम से जाकर बिस्तर पर बैठ गई और पूरे कमरे पर नजर दौड़ाते हुए बुदबुदाई, नाक पर तो हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, ऊपर से बिस्तर की चादर भी काली। कौन रखता है भला काले रंग की चादर? तभी उसकी नजर अलमारी पर गई। वह आगे बढ़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने मुड़कर देखा और पल भर में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर वॉशरूम से बाहर आ चुका था। उसके कंधे पर तौलिया रखा था। बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और चेहरे पर वही सख्त भाव, जैसे सामने वाले को घूर भर लेने से ही खामोश कर दे। सबा की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्म और डर के मारे वह फौरन पास के पर्दे के पीछे छिप गई। मगर कबीर उसे देख चुका था। पर्दे के पीछे खड़ी सबा का दिल बेकाबू धड़क रहा था। वह खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसकी अनियमित सांसें उसके डर की चुगली कर रही थी। होठ और हाथ कांप रहे थे। पर्दे के पीछे से आती उस घबराई हुई सांसों ने कबीर के चेहरे पर पल भर के लिए हल्की सी शरारती मुस्कान ला दी।
अगले ही क्षण उसने झटके से पर्दा हटा दिया और सबा के सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही थी? उसकी भारी गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गूंज गई। सबा की सांसें जैसे थम गई। वह नजरें झुकाए खड़ी रही और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई हकलाकर बोली, मैं तो बस ऐसे ही चली आई थी। मगर कबीर का शिकंजा सख्त था। उसकी गर्म सांसें सबा के कानों के पीछे पड़ी तो उसके वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसकी उंगलियां सबा के नाजुक कमर पर रेंग रही थी। वह अपना चेहरा उसके कान के करीब रखे हुए कहने लगा, जानती हो ना मुझे अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं, और जो मेरे नियमों का उल्लंघन करता है उन्हें मैं सजा देता हूँ। ये कहकर वह उसे और ज्यादा करीब कर चुका था। वो नाजुक सी लड़की को घबराता हुआ देखकर मजे ले रहा था। बड़ी मुश्किल से सबा कहने लगी, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस आपके कमरे की साफ सफाई करने के लिए आई थी। लेकिन वह उसके चेहरे पर नजरें गाड़कर कहने लगा, अच्छा, साफ सफाई करने के लिए आई थी, तो फिर पर्दे के पीछे क्यों छुप गई? चोर की दाढ़ी में तिनका है ना? ये कहकर उसने सबा की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ा, उसका चेहरा अपने करीब किया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए सबा। सबा के होठ और ज्यादा कांपे। सजा उसके होठों से बड़ी मुश्किल से निकला और अगले ही पल कबीर ने अपना चेहरा झुकाकर अपने सख्त होठ सबा के नरम होठों पर रख दिए। सबा की आंखें अचानक फैल गई। वह उसे हल्के से नहीं चूम रहा था, बल्कि जैसे अपने गुस्से और जुनून में उसे अपने अंदर समा रहा था। सबा ने विरोध किया, अपने हाथों से उसे धक्का दिया, मगर कबीर ने और सख्ती से उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मुझे, वह धीमी सी आवाज में बोली, मगर कबीर के कानों में जैसे कुछ पड़ा ही ना था। वह जानबूझकर उसे बेबस महसूस करवा रहा था, जानबूझकर उसकी बेबसी का मजा ले रहा था। सबा का दम घुटने लगा था। उसने पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला तो कबीर ने आखिरकार उसे आजाद कर दिया, मगर जाने से पहले वह सबा के होठों को हल्के से काट चुका था। सबा ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ फेरा। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। कबीर ने उसकी गर्दन के करीब झुककर धीमी आवाज में कहा, दोबारा मेरे कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा सबा। ये कहते ही उसने सबा को झटके से छोड़ा था। सबा कदम हटाते हटाते पीछे जाकर दीवार से लग गई। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसका चेहरा शर्म, डर और हैरानी से लाल हो चुका था। कबीर वाकई ही एक वहशी इंसान था। सबा को वह शाम बार बार याद आ जाती जब कबीर ने सजा के नाम पर उसके साथ जबरदस्ती की थी। उस पल की याद भर से उसका पूरा वजूद कांप उठता। जब जब वह उसे याद करती, दिल किसी अनजाने डर से भर जाता। वह कबीर से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। घर में कहीं भी जाती तो पहले इधर उधर नजर दौड़ाती, कहीं वह आसपास तो नहीं है। उसकी तीखी निगाहों की वहशत को दोबारा सहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, मगर वह ये भी जानती थी कि यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। एक दिन हवेली के आंगन में बैठी आयरा, सबा की कजन, अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। उसके ठीक बगल में सबा जमीन पर बैठी उंगली से लकीरें खींच रही थी। अचानक सबा को कुछ याद आया। उसने संकोच भरी आवाज में कहा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम मुझे सच सच जवाब दोगी? आयरा ने नेल पॉलिश लगाते हुए अपना हाथ रोक लिया। वो हमेशा हल्का फुल्का मेकअप करके घर में रहती थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक बनावटी सी मुस्कुराहट रहती और मोबाइल तो मानो 24 घंटे उसकी हथेली से चिपका रहता था। पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान हमेशा मोबाइल पर ही टिका रहता। सबा के सवाल पर वह हल्की सी चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ पूछो। सबा ने उसे गहरी नजर से देखा, जैसे उसके चेहरे के पीछे छुपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, इकबाल कौन है? ये नाम सुनते ही आयरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराते हुए बोली, कौन इकबाल? सबा ने उसे घूरकर देखा और सख्त लहजे में कहा, आयरा झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, समझ में आया? हम सिर्फ बहनें नहीं, दोस्त भी हैं। भले ही तुम मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी हो, लेकिन मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अगले ही पल आयरा के चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान आ गई और वह बोली, वादा करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। जैसे ही सबा ने उससे वादा किया, आयरा एक खुली किताब की तरह उसके सामने खुल गई।
उसने बताया कि इकबाल उसके कॉलेज का एक लड़का है जिसे वह बहुत पसंद करती है, मगर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके घर में खानदान से बाहर शादी नहीं होती। इकबाल बार बार उससे शादी की बात करता है, लेकिन उसे अपने भाई से बहुत डर लगता है। अगर कबीर को पता चल गया तो वह मेरी जान ही ले लेगा, उसने डरते हुए कहा। कबीर का नाम सुनते ही सबा के माथे पर बल पड़ गए। वह बोली, तुम अपने माँ बाप से जितना नहीं डरती उससे ज्यादा अपने भाई से डरती हो। अगर तुम वाकई ही इकबाल के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो पहले अपने माँ बाप को बताओ और इकबाल से कहो कि वह रिश्ता लेकर हमारे घर आए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कबीर की मर्जी कभी तुम पर हावी नहीं होने दूंगी। दोनों अपनी बातों में डूबी हुई थी कि तभी अचानक कबीर वहां पहुंचा और तंज से बोला, क्या बातें हो रही हैं, कौन सा रिश्ता? कबीर को देखते ही आयरा का रंग उड़ गया, मगर अगले ही पल वह सीना तानकर खड़ी हो गई और बोली, ये हमारा निजी मामला है। क्या आपको ये तमीज नहीं कि जब दो लड़कियां बैठकर बातें कर रही हों तो बीच में दखल नहीं देते? आयरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जबकि कबीर उसे घूरता रह गया। फिर वह झुंझलाकर बोला, मैं तुम्हारे मुंह लगना पसंद नहीं करता, फालतू में काली बिल्ली बनकर मेरा रास्ता मत काटा करो। और ये कहकर वहां से चला गया। अपने भाई को यूं तिल मिलाता देखकर आयरा अगले ही पल मुस्कुरा उठी और बोली, कितना मजा आएगा ना भाई की शादी पर। सबा ने उदासी से उसकी ओर देखा और नाक चढ़ाकर कहा, तुम्हारा भाई शादी के लायक भी है? 24 घंटे तो उसकी शक्ल सड़े हुए करेले जैसे रहती है। आयरा हंस पड़ी और बोली, अम्मी तो वैसे भी बहुत जल्द उनकी शादी के लिए लड़कियां देखने वाली है, कोई पागल लड़की ही होगी जो इस कमीने के साथ शादी करेगी। सबा ने तंज कसते हुए कहा तो आयरा और जोर से हंसने लगी। सच कहूं तो अगर तुम्हारी उम्र थोड़ी कम ना होती और तुम मेरे भाई की उम्र की होती तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा देती। ये सुनते ही सबा का पारा चढ़ गया। वह झटके से उठी, हाथ बांधकर गुस्से में बोली, मैं और तुम्हारे भाई से शादी? मैं तो उसकी तरफ देखकर थूकना भी पसंद ना करूं। आयरा का मुंह हैरानी से खुला रह गया, मगर उनके पीछे कोई और भी था जिसने ये शब्द सुन लिए थे। वह अपने खास अंदाज में दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ जेब में डाले, तेज नजरें और होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो हमेशा किसी खतरे का इशारा देती थी। सबा ने जैसे ही कबीर को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी निगाहें पूरी तरह सबा पर जमी थी, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को घेर लिया हो। वह तो यही समझ रही थी कि वह जा चुका है। कबीर धीरे धीरे उनके करीब आया और ठंडी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने सबा? उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला देने के लिए काफी थी। सबा के गले में जैसे कांटे चुभ गए। वह नजरें चुराकर जल्दी से बोली, कुछ नहीं। मगर कबीर की निगाहें एक पल को भी उसके चेहरे से नहीं हटी। वह बोला, मैंने साफ सुना है, तुम मेरी तरफ देखकर थूकना भी पसंद नहीं करती। सबा ने जानबूझकर मजबूत लहजे में कहा, हाँ तो मुझे तुम जैसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि उसकी आवाज में छुपी घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। कबीर के होठों पर एक तंजिया मुस्कान उभरी। वह उसे एक गहरी नजर से देखता हुआ आगे बढ़ गया। सबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वह सब कुछ अनसुना कर अपने कमरे में चली गई। अगले 2 दिन हवेली में अजीब सी खामोशी पसरी रही। तीसरे दिन जब सबा किसी सवाल को सुलझाने के लिए किताबें उठाकर आयरा के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि आयरा मोबाइल हाथ में लिए उसे झुंझलाहट में अपने हाथ पर मार रही थी। पूछने पर वह रोती सी शक्ल बनाकर बोली, पता नहीं मोबाइल की स्क्रीन को क्या हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सबा ने मोबाइल हाथ में लिया। वह पूरी तरह गीला था और आयरा के बाल भी भीगे हुए थे। लगता था कि वह अभी अभी नहाकर निकली है। सबा यूं ही बोल पड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल बाथ टब में गिर गया हो। ये सुनते ही आयरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके भाव देखकर सबा बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसने सख्ती से पूछा, ये सब क्या है? कहीं तुम मोबाइल लेकर वॉशरूम में तो नहीं थी? आयरा ने तुरंत नजरें झुका ली और बनावटी सफाई देते हुए बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? बस बात करते करते मोबाइल हाथ से छूटकर जग में गिर गया। साफ था कि वह झूठ बोल रही थी। तभी अचानक मोबाइल ऑन हो गया। जैसे ही सबा की नजर स्क्रीन पर पड़ी उसका दिल जोर से धक से रह गया।
हैंग हुए मोबाइल पर आयरा की कुछ तस्वीरें खुली थी, जिनमें वह बाथ टब में बैठी बेपरवाह और बेखौफ अंदाज में अपनी तस्वीरें बना चुकी थी। ये नजारा देखते ही मोबाइल सबा के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आयरा पूरी तरह घबरा गई और जल्दी से बोली, प्लीज किसी को मत बताना। तुम तो मेरी सहेली और राजदार हो ना। मैं तो बस ऐसे ही, तुम जानती हो ना, मैं और इकबाल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हमारी शादी हो जाएगी। मगर सबा सख्त लहजे में बोली, शादी हुई तो नहीं ना। ये सब तुम क्या कर रही थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लेकिन आयरा ने उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय झुंझलाकर कहा, अच्छा पहले मुझे अपना मोबाइल दो, मैं इकबाल को बता दूं, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये कहते ही उसने मोबाइल आगे बढ़ाया, मगर आयरा ने झटके से सबा के हाथ से मोबाइल खींच लिया और उसी पल इकबाल को कॉल लगा दी। कमरे के अंदर हो रही खटपट की आवाज सुनकर बाहर से गुजर रहे कबीर के कदम रुक गए। वह तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रात के 11 बज चुके थे। हवेली की दीवारों पर गहरी खामोशी पसरी हुई थी और लगभग सब सो चुके थे। अचानक कबीर को सामने देखकर दोनों हड़बड़ा गई। कबीर ने सबसे पहले घूरकर अपनी बहन को देखा, फिर उसकी नजर सबा पर ठहर गई। वह भारी आवाज में बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों अभी तक सोई नहीं हो? सबा ने जमीन पर गिरे मोबाइल को फौरन उठाकर अपने पीछे छुपा लिया, मगर कबीर को शक हो चुका था। वह आगे बढ़ा और एक झटके में आयरा के हाथ से मोबाइल छीन लिया, जिस पर इकबाल की कॉल अटेंड हो चुकी थी और दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आ रही थी। लड़के की आवाज सुनते ही कबीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से आयरा की तरफ देखकर बोला, कौन है ये? सबा पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। कबीर खान के गुस्से से कौन वाकिफ नहीं था। आयरा के बचे खुचे होश भी उड़ने लगे। वह बार बार सबा की तरफ देखने लगी, जैसे उससे कोई बहाना बनाकर बचा लेने की उम्मीद कर रही हो, मगर सबा कुछ नहीं कर सकी। कबीर लगातार सवाल पर सवाल करता रहा, यहाँ तक कि आयरा पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। कबीर ने दहशत भरी आवाज में कहा, अगर अगले 10 सेकंड के अंदर तुमने मुझे इस लड़के के बारे में नहीं बताया तो मैं यही खड़े खड़े तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। डर से आयरा ने आंखें बंद कर ली, फिर खोलते ही सामने उसे सबा का घबराया हुआ चेहरा दिखा। कबीर झुंझलाकर बोला, बार बार उसे क्यों देख रही हो? मुझे सच बताओ। अगले ही पल आयरा ने जो कहा उससे सबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोली, भाई ये लड़का इकबाल है और ये सबा का बॉयफ्रेंड है। सबा ने ही इससे दोस्ती कर रखी है और ये चाहती है कि मैं भी इससे दोस्ती करूं। कसम से भाई, मैं इस लड़के को नहीं जानती। ये सुनते ही कबीर के माथे पर पड़े बल और गहरे हो गए। सबा पत्थर की मूरत बनकर रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आयरा, जिसे वह अपनी सगी बहन की तरह मानती थी, इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है। वह तुरंत आगे बढ़ी और घबराई लेकिन साफ आवाज में बोली, नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। ये खुद उससे बातें कर रही थी, मैं तो इसे मना कर रही थी। कबीर ने जैसे ही मोबाइल अपने हाथ में लिया, अगले ही पल उसने सख्ती से सवाल किया, ये मोबाइल किसका है? सबा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ये मेरा है। जवाब मिलते ही कबीर का हाथ हवा में उठा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ सबा के चेहरे पर पड़ चुका था। गुस्से से वह दहाड़ा, घटिया लड़की, खुद तो गिरे हुए किरदार की मालिक हो और मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी बिगाड़ने चली हो। वह आयरा को नजरअंदाज करता हुआ सीधे सबा की तरफ बढ़ा, उसका बाजू पकड़कर बेरहमी से खींचा और उसे अपने जबरदस्ती कमरे के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही वह आग बबूला होकर बोला, तुमने कबीर खान की बहन को बहकाने की कोशिश की है। तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगा, ये बात तुम जिंदगी भर याद रखोगी। क्या कह रही थी तुम? मुझे देखकर थूकना भी पसंद नहीं? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तमाशा कैसे बनता है। तुम्हें बहुत शौक है ना बॉयफ्रेंड बनाने का। ये कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। सबा फूट फूट कर रो रही थी, बार बार खुद को बेगुनाह साबित करते हुए कह रही थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आयरा झूठ बोल रही है, मगर उसकी बात पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। उसी रात हवेली के बड़े कमरे में कबीर, उसकी माँ
शाइस्ता बेगम, उसके पिता सलीम साहब और घर के तमाम बड़े सदस्य इकट्ठे थे। परिवार में एक अहम फैसला लिया जाना था, कबीर की शादी का। शाइस्ता बेगम की आंखों में खुशी की चमक साफ झलक रही थी। अब ये तय करना था कि पूरे खानदान में कौन सी लड़की उनके कबीर के लिए सबसे बेहतर रहेगी। सलीम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, खानदान में कई अच्छी बच्चियां हैं। तुम्हारे चाची की बेटी इल्मा या फिर मामू की बेटी नूर, दोनों ही अच्छी है। शाइस्ता बेगम ने बेटे की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा और पूछा, कबीर बेटा, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारी कोई खास पसंद है क्या? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जब कबीर ने सीधा बैठते हुए एक एक करके सब पर गहरी नजर डाली और धीमे लहजे में कहा, मुझे सबा से शादी करनी है। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। शाइस्ता बेगम ने हैरानी से बेटे को देखा और सलीम साहब की भौहें चढ़ गई। सबा? शाइस्ता बेगम ने हैरानी से नाम दोहराया। हाँ, कबीर ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसका लहजा इतना मजबूत और ठंडा था जैसे उसने पहले ही मन में ये फैसला लिख दिया हो कि अब उसे बदलने की कोई गुंजाइश ना हो। कमरे में बैठे सब लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए। सलीम साहब ने गहरी सोच में डूबकर थोड़ी देर बाद कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारी और उसकी उम्र में काफी फर्क है। तुम 28 साल के हो और वो अभी सिर्फ 18 की है। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, मानो ये सवाल उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। उसने सख्त स्वर में जवाब दिया, उम्र का फर्क मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता अब्बू। वह हमारे घर की लड़की है, सबकी लाडली है और मैं जानता हूँ कि वही मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। शाइस्ता बेगम और सलीम साहब ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। शाइस्ता बेगम ने बेटे को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन बेटा, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम गंभीर हो, गुस्सेल स्वभाव के हो और वो तो बहुत ही चंचल और लापरवाह सी बच्ची है। कबीर ने गहरी सांस ली, जैसे सब तर्क सुनकर भी उसका मन जरा भी डगमगाया ना हो, और दृढ़ता से बोला, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। मेरा फैसला अटल है, मैं सबा से ही शादी करूंगा। वही मौजूद सबा के माँ बाप फरजाना बेगम और आदिल साहब ये सब सुनकर सकते में आ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आदिल साहब ने साफ और दो टुक शब्दों में कहा, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम सबा की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं करेंगे। ये सुनते ही कबीर ने तुरंत कहा, तो चाचा, आप लोग यहीं रुकिए, मैं खुद उससे बात करके आता हूँ। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए सीधे सबा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में सबा घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। उसकी सिसकियां तकिए में दबकर रह गई थी। कबीर के अंदर आते ही वह सिहर उठी। उसने ठंडी और हुक्म भरी आवाज में कहा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे पूछेंगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। तुम्हें लाजमी हाँ कहना है। ये शब्द सबा के लिए एक के बाद एक गिरने वाले बम जैसे थे। वह घबराकर उठी और कांपती आवाज में बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी इकबाल को नहीं जानती। वह आपकी बहन का ही बॉयफ्रेंड है जिसे वह मेरे सर मंड रही है। मगर अपनी बहन के नाम पर यह बात सुनते ही कबीर की गैरत जैसे भड़क उठी। वह एक झटके में आगे बढ़ा, उसके बालों को जकड़कर झुका दिया और दांत पीसते हुए बोला, चुप, बकवास बंद करो अपनी। चुपचाप शादी के लिए हाँ करो। तुम जितनी देर करोगी और मेरी बहन के कैरेक्टर पर बात करोगी, शादी के बाद पहली रात तुम्हारे लिए उतनी ही खतरनाक साबित होगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी के लिए ना की तो याद रखना, मैं तुम्हारे करतूत तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। वह हर तरह से सबा के लिए रास्ते बंद कर चुका था। मजबूरन अपने माँ बाप के सामने जब उससे पूछा गया तो उससे हाँ कहना ही पड़ा। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था और आयरा के लिए उसके मन में नफरत उबल रही थी। उस लड़की के लिए जिसने पलक झपकते ही सारा कीचड़ उसके चेहरे पर मल दिया था और खुद मासूम व शरीफ बनकर बैठी थी। कबीर अपनी बहन पर जान न्यौछावर करता था। उसके लिए सारी दुनिया एक तरफ थी और उसकी बहन उसके दिल में सबसे ऊपर। आखिरकार शादी का फैसला हो गया।
कबीर ने सबके सामने ये भी ऐलान कर दिया कि निकाह के फौरन बाद वह सबा को लेकर शहर चला जाएगा और वे गांव में नहीं रुकेंगे। ये सुनकर सबने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। फरजाना बेगम और आदिल साहब भी इस फैसले से संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी शहर में ज्यादा सुरक्षित और खुश रहेगी। पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई और धूमधाम से सबा का निकाह कबीर के साथ कर दिया गया। वह गांव की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं, हैरानी, डर और आंसू बसे हुए थे। मेहंदी की रात वह अपने कमरे में खामोश बैठी रही। घर के बड़े इस सच से अनजान थे कि इन तीनों के बीच क्या क्या घुट चुका है। उसने दोबारा आयरा से बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। वह मेहंदी की दुल्हन बनी चुपचाप बैठी थी। तभी आयरा पास आई और मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, मगर सबा ने झटके से उसके हाथ हटा दिए और गुस्से में बोली, दूर रहो मुझसे, खबरदार मुझे छूने की कोशिश मत करना। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी, लेकिन तुम धोखेबाज निकली। दोगली हो, अपने मुंह की कालिक तुमने मेरे मुंह पर मल दी। लानत है तुम पर। वह गुस्से से चिल्ला रही थी, मगर आयरा शर्मिंदा होने की बजाय अकड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें शौक था मेरे मामलों में दखल अंदाजी करने का, वरना मैं पिछले 4 साल से इकबाल के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं अपने भाई की नजरों में खुद को हरगिज नहीं गिरा सकती और अपनी जगह उनकी नजरों में बनाए रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर वह वहां से चली गई और एक बार फिर सबा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा धड़ाम से खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सुनते ही सबा ने नजरें उठा ली, मगर कबीर के चेहरे पर उभरी वहशत देखकर वह अंदर तक कांप उठी। कबीर ने उसका बाजू पकड़कर झटके से खड़ा किया और धीमी मगर दहशत भरी आवाज में दहाड़ा, कल की रात तुम्हारी चीखें गूंजेंगी सबा। सबा की सांसें गले में अटक गई। कबीर ने जहर घुली लहजे में कहा, शायद ही किसी लड़की ने इतनी तकलीफ सही हो जितनी तुम सहोगी। सबा ने कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके शब्द वहीं दम तोड़ गए। ये शादी, ये रिश्ता किसी मोहब्बत भरे साथ का नाम नहीं था, बल्कि एक सजा थी जिसका फैसला कबीर बहुत पहले कर चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। सबा बिस्तर पर बैठी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर सांस के साथ बीते पलों की तकलीफदेह यादें और गहरी होती जा रही थी। उसकी पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। लगातार बहते आंसुओं के कारण उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और नसीरा बेगम अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में नरमी थी, मगर चेहरे पर गहरी गंभीरता साफ झलक रही थी। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? वह करीब आई और प्यार से सबा का सिर सहलाने लगी। सबा ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और फिर अचानक उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। वह हिचकियों के बीच बोली, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि शादी का मतलब कैद होता है। कबीर ने मुझे जैसे सजा दी है, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक खिलौना हूँ। सबा की ये बातें सुनकर नसीरा बेगम के चेहरे पर पल भर के लिए हैरानी उभरी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, बेटा साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब सबा कांपते हुए सब कुछ कहने पर मजबूर हो गई। वह टूटे फूटे लहजे में सारी बातें बताने लगी। कबीर की जबरदस्ती, उसकी बेरहमी, शादी की पहली रात का सलूक और फिर उसे बेदर्दी से धक्के देकर घर से निकाल देना। नसीरा बेगम खामोशी से पूरी बात सुनती रही। उनकी नजरें सबा के चेहरे पर जमी थी, मगर उनका जहन किसी और ही दिशा में तेजी से योजनाएं बुन रहा था। उसी पल दरवाजे पर एक परछाई उभरी। रेहान वहीं खड़ा था। अंदर आते आते वह ठिठक गया। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में सिमट गए और दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। ये तो शादीशुदा है। दर्द से कराहते हुए उसने खुद से बुदबुदाया और उसकी आंखों में नमी तैर गई। नसीरा बेगम ने रेहान की ओर देखा। उनके होठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सबा के आंसू पोंछे और ठोस लहजे में कहा कि बेटा, रोने से अब कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम्हें कमजोर बनकर हार नहीं माननी चाहिए। फिर उन्होंने समझाया, अगर कबीर ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है
तो तुम क्यों टूट रही हो? उस पर वार करो जिसने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर बेइज्जत करवाया। सबा ने हैरानी से पूछा, मतलब? नसीरा बेगम का लहजा अब पूरी तरह शातिर हो चुका था। आयरा की हकीकत सबके सामने लाओ। जो खुद लड़कों से बातें करती रही उसी ने तुम्हें झूठा बदनाम करवा दिया। तुमने सारी बेइज्जती सही और उसने बड़ी आसानी से अपनी इज्जत बचा ली। सबा के आंसू थम चुके थे। वह नासमझी से नसीरा बेगम को देख रही थी, मगर उनकी बातें उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर चुकी थी। बदला लो बेटा, उन्होंने कहा। जो खुद पाक नहीं उसने तुम्हें जलील किया है। अब वक्त है उसकी असलियत उजागर करने का। पहली बार सबा की आंखों में नमी की जगह सख्त चमक उभरी। नसीरा बेगम के घर रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। सबा अब भी जहनी तौर पर कमजोर थी, मगर कबीर के किए जुल्म ने उसके भीतर बदले की चिंगारी जला दी थी। वह पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। अब वह कमजोर नहीं बल्कि एक खामोश तूफान बन चुकी थी। रेहान अक्सर उसे चुपचाप देखता रहता, जैसे उसकी आंखों में कोई अनकही कहानी तलाश कर रहा हो। वह चाहकर भी नजरें हटा नहीं पाता। एक शाम ड्राइंग रूम में मोबाइल चलाते हुए उसकी नजर फिर सबा पर पड़ी, जो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। रेहान ने लंबी सांस ली और बुदबुदाया, क्या किस्मत है मेरी, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई, वो भी शादीशुदा। अपने ही शब्द उसे चुभ गए। उधर कबीर खान के फोन पर रोज हवेली से किसी न किसी का कॉल आता। हर बार सबा से बात करवाने की मांग होती, मगर कबीर हर दफा कोई न कोई बहाना बना देता। कभी वह सो रही है, कभी बाजार गई है, कभी खुद बाहर होने का बहाना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हवेली में सबा को लेकर बेचैनी बढ़ती चली गई। उसी दौरान हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई जब आयरा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले पढ़े लिखे शहर के शरीफ लोग थे। कल लड़के वाले आ रहे हैं, कबीर तुम्हें भी आना होगा, शाइस्ता बेगम ने फोन पर सख्ती से कहा। कबीर जाना तो चाहता था, मगर सबा के बगैर जाने पर सवालों से बचना मुश्किल था। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि सबा के ना आने का क्या बहाना बनाएगा। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, सामने का मंजर देखकर वह सन रह गया। सबा वहीं खड़ी थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसके माथे पर पसीना आ गया। सबा खूबसूरत कपड़ों में सजी थी और उसकी आंखों में वो तेजी और हिम्मत थी जो कबीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह अब डरी सहमी पुरानी सबा नहीं थी। कबीर के दिल में अजीब सी घबराहट उठी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे शहर में छोड़ दिया था, मगर सच्चाई सामने थी। सबा पूरी तरह बदली हुई, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक। हवेली में हर तरफ खुशी थी। सब अपनी तैयारियों में लगे थे और सबा सबके साथ सामान्य ढंग से घुल मिलकर काम कर रही थी। कबीर को उसका यूं हंसते मुस्कुराते सबके साथ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे हालात उसके काबू से फिसल रहे हों। मैंने इसे इतना अपमानित करके निकाला था, फिर भी ये इतनी मजबूत कैसे? वह भीतर ही भीतर खोल उठा। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए। आयरा को तैयार किया गया, मगर उसके चेहरे पर उदासी साफ थी। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर आंखों की बेचैनी छुप नहीं रही थी। चाय लेकर अंदर आते ही सबा ने जानबूझकर आगे बढ़कर उसे हल्का सा धक्का दिया। गरम चाय सीधे आयरा के कपड़ों पर गिरी और वह चीख पड़ी, ओह माफ करना आयरा, मेरा हाथ फिसल गया। सबा ने मासूमियत से कहा, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक साफ थी। आयरा घबराकर कपड़े झाड़ने लगी, मगर जैसे ही चाय से उसका दुपट्टा गीला हुआ, अंदर पहना हुआ पहनावा कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा। लड़के की मां ने चौंक कर नजरें झुका ली और लड़के के पिता ने फौरन दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मगर सबसे ज्यादा हैरानी उस लड़के को हुई जो देखने आया था। उसके जहन में एक झटका सा लगा और उसने मन ही मन सोचा कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने कॉलेज में इकबाल के साथ देखा था। लड़के ने धीरे से अपनी मां के कान में कुछ कहा और फिर तुरंत खड़ा होकर बोला, हमें थोड़ा समय चाहिए, हम सोचकर जवाब देंगे। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शाइस्ता बेगम और कबीर के चेहरे सख्त हो गए, जबकि आयरा का रंग पल भर में उड़ गया। वहीं सबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। शाम का अंधेरा गहराने लगा और हवेली के लोग धीरे धीरे अपने अपने कमरों में चले गए।
मगर कबीर की आंखों में गुस्से की लालिमा साफ झलक रही थी। वह कई घंटों से खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। जैसे ही उसे मौका मिला, वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और सबा का बाजू जोर से पकड़कर उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया। सबा के पांव एक पल को जमीन से उखड़ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। दरवाजा बंद होते ही कबीर उसके बिल्कुल करीब आ गया और सख्त लहजे में बोला, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारा मकसद क्या है? सबा ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए कहा, ये मेरा घर है कबीर खान, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। कबीर ने गुस्से में उसकी कलाई दबाते हुए कहा, तुम क्या समझती हो? मुझे नहीं पता कि तुम अंदर ही अंदर क्या चाल चल रही हो। सबा ने तंज भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है वह सच्चाई थी, और हाँ, अगर तुमने दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस बार मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। कबीर के माथे पर गहरी शिकन पड़ गई। सबा की यह बदली हुई शख्सियत उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। सबा दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर रुककर जहरीले अंदाज में बोली, वैसे तुम्हारी बहन बड़ी मासूम बनती है, लेकिन उसके राज भी ज्यादा दिन छिपे रहने वाले नहीं हैं। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर सबा बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अगले ही दिन हवेली में फिर से हलचल मच गई, जब आयरा के लिए एक और रिश्ता आया। ये रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि खुद इकबाल का था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि मैं इकबाल खान हूँ और मैं आयरा को पसंद करता हूँ। मैं इज्जत के साथ उससे शादी करने आया हूँ। मगर इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, शाइस्ता बेगम के फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही उन्होंने स्क्रीन खोली, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या है? उनके हाथ कांपने लगे। फोन की स्क्रीन पर आयरा की नहाते हुए की तस्वीरें थीं, जो किसी अनजान नंबर से भेजी गई थी। पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आयरा की मां के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। वह घबराकर अपनी बेटी को देखने लगी, जबकि कबीर और शाइस्ता बेगम सन होकर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक कोने में सबा हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। जो करना था वह कर चुकी थी। आयरा की मां का चेहरा सफेद पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे और वह एक झटके से सीने पर हाथ रखकर गिरने लगी। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? उनकी चीख निकल गई। अम्मी! कबीर दौड़कर उन्हें संभालने लगा, मगर उसी पल उसके शौहर सलीम खान भी कुर्सी से गिरते हुए सीने पर हाथ रखकर हाँफने लगे। अब्बू, अब्बू! आयरा की चीख गूंज उठी। देखते ही देखते पूरा घर मातम में बदल गया। हवेली में चीखों पुकार गूंजने लगी। नौकर दौड़ते हुए अंदर आए और हर कोई हक्का बक्का खड़ा रह गया। सबा ने एक नजर आयरा पर डाली, जो अपनी बर्बादी सामने देखकर गहरे सदमे में जा चुकी थी। उसने कांपते हाथों से अपने माँ बाप की तरफ देखा, मगर वे दोनों बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़े थे। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा, कबीर ने चीखते हुए कहा, और बिना देर किए गाड़ी निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कई घंटे बाद जब कबीर अस्पताल से लौटा तो उसकी आंखें गुस्से और तकलीफ से सुर्ख थी। उसने दरवाजा जोर से खोला और सीधा आयरा के कमरे में जा घुसा। ये सब क्या है? वो दहाड़ा और आगे बढ़कर आयरा का गला दबोच लिया। भाई छोड़िए, आयरा ने हाफती आवाज में कहा, मगर कबीर का गुस्सा और भड़क उठा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारे माँ बाप मौत के मुंह में चले गए और तुम आराम से यहाँ बैठी हो। उसकी पकड़ और सख्त हो गई। आयरा की आंखें बाहर निकलने लगी, सांसें टूटने लगी और वह बेबस होकर पैर पटकने लगी, मगर कबीर का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे से सबा की हंसी की आवाज गूंजी। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्यों अब भी मुझे ही दोषी ठहराओगे? क्या ये तस्वीरें भी मैंने ही ली थी? कबीर के हाथ ढीले पड़ गए। उसने आंखें बंद की, मोबाइल पर आखिरी बार उन तस्वीरों को देखा और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसी वक्त इकबाल भी वहां मौजूद था, जो ये पूरा मंजर देख रहा था। उसने गंभीरता से कहा, कबीर भाई, अगर मैं आयरा को अपनी बीवी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ तो आप उसे क्यों मार रहे हैं? कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम अब भी इसे अपनाना चाहते हो? इकबाल ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं 5 साल से आयरा को पसंद करता हूँ
और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो कुछ किया मेरे लिए किया। ये सुनते ही आयरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कबूल किया, मैंने आप सब से झूठ बोला था। खुद को आपकी नजरों में गिरने से बचाने के लिए मैंने सबा पर इल्जाम लगाया कि उसका इकबाल के साथ चक्कर है। ये सुनकर कबीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुछ समय बाद कबीर के माँ बाप अस्पताल से घर लौट आए, मगर उनके चेहरों से पुराना गरूर और दबदबा गायब हो चुका था। जिंदगी के सबसे बड़े धोखे और तकलीफ ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने आयरा और इकबाल का निकाह करवाकर उन्हें तुरंत विदा करने का फैसला किया। सलीम खान ने भारी दिल से कहा, अब हम ये मामला और नहीं खींच सकते। इज्जत तो पहले ही खत्म हो चुकी है। बेहतर है आयरा अपनी बाकी जिंदगी इकबाल के साथ बिताए। आयरा शर्मिंदगी के साथ निगाह के अल्फाज दोहरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह अपनी विवशता को स्वीकार कर चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजी, अब मुझे भी कुछ कहना है। सबकी नजरें उस तरफ उठी। सबा सामने खड़ी थी। चेहरे पर तकलीफ और जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। उसने कांपते मगर दृढ़ लहजे में कहा, मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस जुल्म को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ जो कबीर खान ने मुझ पर किया है। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी और एक एक करके सब कुछ बताने लगी। कैसे कबीर ने अपने जुनून और शक में उसके साथ बदसलूकी की, कैसे उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, कैसे वह जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी रही, कैसे रेहान और उसकी मां ने उसे सहारा दिया और कैसे उसने हर पल डर और अपमान में गुजारा। वह चीख कर बोली, क्या ये मेरा कसूर था कि मैंने ना समझी में कह दिया कि मैं कबीर से शादी नहीं करना चाहती? क्या ये इतना बड़ा गुनाह था कि मुझे इतनी भयानक सजा दी गई? सिर्फ शक की बुनियाद पर कबीर ने अपनी बहन का गुनाह मेरे सर मंड दिया और आज जब बहन की सच्चाई सामने आई तो उसे उसी के साथ विदा भी कर दिया। पूरे परिवार में गहरी खामोशी छा गई। कबीर जो एक कोने में खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सबा के माँ बाप आगे बढ़े। उसके अब्बू ने साफ शब्दों में कहा, हम अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने देंगे। हम उसे वहां लेकर जाएंगे जहां वह इज्जत और सुकून के साथ जी सके। उन्होंने जितना हो सका कबीर को उसके किए का एहसास दिलाया। उसके बाद सबा अपनी अम्मी अब्बू के साथ उस हवेली को छोड़कर चली गई। उन्होंने एक अलग घर लिया और सबा ने अपने हक के लिए तलाक का मुकदमा दायर किया। उसका फैसला साफ था, जो शख्स शक के नाम पर मुझे बर्बाद कर सकता है, उसे उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर सकती। कबीर ने फूट फूट कर सबा से माफी मांगी, मगर तब तक उसका दिल उसके लिए पत्थर बन चुका था। सबा ने थकी आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के सबसे मासूम पल खो दिए। मैंने बहुत तकलीफ सही, टूटकर खुद को संभाला, मगर अब तुम्हारी माफी मेरे किसी काम की नहीं। उसके ये शब्द कबीर के दिल में तीर की तरह चुभ गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका गुरूर, उसका अहंकार और उसकी ताकत सब कुछ राख हो चुका था। उधर सबा ने बीते जख्मों को पीछे छोड़कर अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। एक दिन वह यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर खड़ी अपनी किताबें संभाल रही थी कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये लड़की मुझे 4 साल पहले मिली थी, तब भी खूबसूरत थी और आज भी उतनी ही हसीन लग रही है। सबा ने चौंक कर देखा, रेहान उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। रेहान? उसने अचानक कहा। हाँ, रेहान ने जवाब दिया, और तुम्हें देखकर मुझे वही एहसास हो रहा है जो पहले दिन हुआ था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने गंभीर होकर कहा, मैं अपनी माँ को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजना चाहता हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारो। सबा ने एक पल सोचा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने सुकून से कहा। कुछ ही समय बाद सबा और रेहान का निगाह हो गया। निगाह की रात रेहान ने उसे नरमी से अपने करीब किया, मगर उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और इज्जत थी। उसने वादा किया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वे सारी खुशियां वापस लाऊंगा जो तुमने खो दी थी। सबा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वे खुशी के आंसू थे। मुझे तुम पर यकीन है रेहान, उसने कहा और रेहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया।
कबीर के दिए जख्मों की जगह अब रिहान की नरमी और मोहब्बत ने ले ली थी। वहीं कबीर सब कुछ खो चुका था। सबा को खोकर वह डिप्रेशन में चला गया। उसके अपने माँ बाप उससे बात नहीं करते थे और हवेली में हर कोई उससे नजरें चुराने लगा था। एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। सबा की हंसी, उसकी मासूमियत, सब कुछ जिसे उसने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीख उठा, काश मैंने अपने अहंकार की बजाय मोहब्बत को चुना होता। मगर अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।